एपिसोड 251 टू 260। अध्याय 251। उसके एडम एप्पल चुंबन। झाओ मिंग जो लगभग जी चेन के ऊपर लेटी हुई थी ने उसे देखा और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर उसकी भावुक आंखों और उसके एडम एप्पल को देखकर गर्म हो रहा था जो उसे पागल बना रहा था। हालांकि गलती से वह एक पुरुष के साथ अंतरंग संपर्क में थी और इस समय वह बेहोश भी नहीं थी। वह उसका आकर्षक चेहरा और वह आकर्षक और सेक्सी एडम शेप देख सकती थी जो हर लड़की को पागल कर देता है और उत्तेजना में चिल्लाता है। वह उसके शरीर से निकलती गर्मी और उनके शरीरों के बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर सकती थी। वह उससे अलग होने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की उसने अचानक अपना हाथ उसकी कमर पर लपेट लिया और उसे अपने पास खींच लिया। वह चौंकी और धड़ाम से फिर उसके ऊपर गिर पड़ी। उसका हाथ उसकी छाती पर था और चेहरा उसकी गर्दन के सामने था। यह स्थिति काफी महत्वाकांक्षी थी। वह अविश्वास से उसे घूर रही थी। वह चौंक गई जब उसने अचानक अपना हाथ उसकी कमर पर लपेटा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उस समय जब झाओ मिंग उठने और बिस्तर से उतरने की कोशिश कर रही थी, जी चेन को अचानक अपने अंदर भावनाओं का उफान महसूस हुआ और अनजाने में उसने अपने हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिए और उसे अपने करीब खींच लिया। जब वह उसके ऊपर गिरी तो उसकी छाती से टकराए और एक पल के लिए उसे उसके कोमल उभारों का एहसास हुआ। हालांकि अगले ही पल उसने अपना संतुलन वापस पा लिया और अपना एक हाथ उसकी बगल में रखकर उसकी छाती पर रख दिया। इस तरह उसने अपना संतुलन बनाए रखा और आधी लेटी और आधी बैठी हुई हवा में रही। ये स्थिति असहज और कुछ हद तक अंतरंग भी थी। यद्यपि उसने अपना शरीर उसके शरीर से अलग कर दिया था, फिर भी वह अभी भी महसूस कर सकता था कि उनका शरीर गर्म हो रहा है क्योंकि अभी अभी उन्होंने शारीरिक संपर्क बनाया था। जब वह उस पर गिरी तो बल काफी तीव्र था और वह उसके स्तनों को महसूस कर सकता था और कोमलता ने उसके दिल को पिघला दिया। अब वह उसके स्पर्श के लिए तरस रहा था और उसे चूमना चाहता था, लेकिन वह उसे डराने से डर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे इतना सहज किया कि वह उससे आराम से बात कर सके। उसे डर था कि वह अभी भी उस पहली रात के सदमे से गुजरी होगी जब उसे नशीला पदार्थ दिया गया था और उसने जानवर की तरह व्यवहार किया था। हालांकि उसने जो भी किया उसके लिए वह कोई बहाना नहीं बना सकता था, क्योंकि चाहे वह कुछ भी कहे वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि उसने उनकी पहली रात और उसके साथ बिताया पहला समय बर्बाद कर दिया था। यह उसका भी पहला मौका था, लेकिन किसी ने उसके पेय पदार्थ में कुछ मिला दिया था और उसे उस रात उनके बीच क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब वह सुबह भयंकर सिरदर्द के साथ उठा तो उसने झाओ मिंग को उसके बगल में अस्त व्यस्त हालत में पाया। उसके शरीर पर निशान थे, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उन्होंने कल रात प्यार किया था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस वहां मौजूद था। उसने झाओ मिंग को देखा जो कोने में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका पूरा शरीर जो कि जैद जैसा सफेद था लाल निशानों से ढका हुआ था। वह कल रात अपने साथ हुए क्रूर कृत्य को देखकर स्तब्ध रह गया और उसे ये भी याद नहीं है। उस समय उसे झाओ मिंग के प्रति खेद और खेद महसूस हुआ कि उसे इतनी क्रूर घटना का सामना करना पड़ा। पहली बार उसका साथ खराब करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे, इसलिए वह उससे बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उसे उसका सामना करने में शर्म आ रही थी। वह बाद में उससे बात करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे पता चला कि दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानीय नेताओं का एक समूह विद्रोह करने की योजना बना रहा था और उसे विद्रोह को भंग करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत दक्षिणी क्षेत्र के लिए रवाना होना पड़ा। उस समय जब उन्होंने झाओ मिंग से विवाह किया, वह हाल ही में सिंहासन में सफल हुए और पुराने सम्राट की मृत्यु के बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई विद्रोहियों और विद्रोह का सामना करना पड़ा। पड़ोसी देशों के साथ संबंध और व्यापार बनाने के लिए उसे अक्सर युद्धों में भाग लेने या देश से बाहर जाना पड़ता है। वह तुरंत दक्षिणी क्षेत्र के लिए रवाना हो गया और उसे झाओ मिंग से बात करने का मौका नहीं मिला। वह महीनों बाद महल लौटा, वह भी शियाओली के साथ। उसे आज भी जियाओली से शादी करने के अपने फैसले पर पछतावा है, लेकिन उस समय उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अगर उसने जियाओली से शादी नहीं की होती तो वह एल काउंटी के साथ गठबंधन नहीं कर पाता। उस समय एल देश शक्तिशाली देश था और अगर वह गठबंधन बनाने में विफल रहा होता और अगर उन्होंने उसके साम्राज्य पर हमला किया होता तो वह अपने लोगों को बचाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति कमजोर थी। उसकी कमजोर शक्ति और नेतृत्व के कारण एल देश के साथ युद्ध, जिसके पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना है, जी साम्राज्य के विनाश और कई निर्दोष लोगों की मौत का कारण बन सकता था। ऐसा नहीं था कि वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी इस अज्ञानता के कारण कि उसने पहली रात साथ बिताने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले उससे बात नहीं की थी, झाओ मिंग के दिल में कई गलतफहमियां और भ्रम पैदा हो गए, जिससे अंततः झाओ मिंग का उस पर भरोसा कमजोर हो गया और उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं। ... उसने अपने ऊपर सुंदर मोती जैसे सफेद चेहरे को देखा और उन दो आंखों को देखा जो उसे किसी और विकल्प की तरह घूर रही थीं। वह अपने हाथों के सहारे उस पर आधी लेटी हुई थी। यदि उसकी त्वरित प्रतिक्रिया न होती और यदि उसने अपना संतुलन बनाने के लिए अपना हाथ बगल में न रखा होता तो वह सीधे उस पर गिर जाती और उसके होठों को चूम लेती। जरा सोचिए उस स्थिति की जो उसे शर्मिंदगी से कांपने पर मजबूर कर देती है। उसने उसके नम रसीले होठों को देखा, जिन्हें देखकर वह उत्तेजना और घबराहट में अपनी लार निगल रही थी। हाई स्कूल के दिनों में हुई उत्पीड़न की घटना के बाद से उसने कभी किसी पुरुष के साथ शारीरिक अंतरंगता नहीं की। वह इस मामले में बहुत सावधान रहती थी और उसने कभी भी किसी पुरुष के साथ ऐसा गंभीर रिश्ता नहीं बनाया जिसमें उसे शारीरिक रूप से अंतरंग होना पड़ा हो। हालांकि ये पहली बार था कि किसी पुरुष के होंठ देखकर उसके अंदर भावनाओं और संवेदनाओं का उफान महसूस हो रहा था। ये बात दूसरों को हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन उसके लिए यह मनोरंजक था कि एक आदमी के होंठ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं। एक पल के लिए तो वह भूल ही गई कि वह कहाँ है और किस मुद्रा में है। वह बस उसके होंठों को कसकर भींचे हुए एकटक देखती रही। जी चेंग ने उस लड़की की तरफ देखा जो उसे शिकार की तरह घूर रही थी और उसके होठों को घूरती रही। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने साथी से चाहत और प्यार का एहसास खूबसूरत होता है।
उसे लगता है कि पहली और आखिरी बार साथ रहने के बाद से ही वह उससे नफरत करती है। इसके अलावा पिछला झाओ मिंग बहुत शर्मीला था और खुद पहल नहीं करता था, हालांकि उसके सामने वाली लड़की उसे अपने शिकार की तरह घूर रही थी जिसे वह खाने जा रही थी। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। इससे उसे उत्तेजना हो रही थी और उसकी संवेदनाएं सुन्न हो रही थीं। घबराहट और उत्सुकता में उसने अपनी लार निगल ली। जब उसका एडम एप्पल हिलता तो वह और भी आकर्षक और सुंदर दिखने लगता। झाओ मिंग जो उसे अपनी चकित आंखों से घूर रही थी और कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहती थी, उसने अपने सूखे होठों को हल्के से चाटकर उन्हें नम कर लिया। जी चेंग ने उसकी हरकतें देखी और हवा में तनाव महसूस किया तथा गर्म मौसम और उनके शरीर की गर्मी के कारण उसे पसीना आ रहा था। झाओ मिंग चकित होकर मुस्कुराया और थोड़ा नीचे झुका और उसके एडम एप्पल पर एक मीठा और कामुक चुंबन दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने उसके लिंग को चूमने की पहल की थी। हालांकि वह इस बात में यकीन नहीं रखती कि सिर्फ पुरुषों को ही पहल करनी चाहिए और महिलाओं को अपनी इच्छाओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए ताकि वे खुद को चरित्रहीन न दिखाएं। वह इस तरह की सोच से घृणा करती हैं और लंबे समय तक विदेश में रहने के कारण उनकी मानसिकता और व्यक्तित्व में काफ़ी बदलाव आया है और इससे उनके विचार भी बदल गए हैं। वह हमेशा उत्साहित रहना चाहती थी और जिस व्यक्ति को वह चाहती थी उसके प्रति अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहती थी। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय था कि उसने अपने सामने वाले आदमी को चूमने की पहल की। इस समय उसने महसूस किया कि वह बेहद खूबसूरत और सेक्सी लग रहा था और खुद को उसके लिंग को हल्के से चूमे बिना नहीं रख सकी। अध्याय 252। बस मुझे आपसे समझौता करने का एक आखिरी मौका दो। जी चेंग जो उसकी खूबसूरत गोलाकार आंखों को देख रहा था, अचानक चौंक गया जब उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और उसकी गर्दन पर उसके एडम एप्पल को चूमा। उसकी हरकतों से उसे सिहरन महसूस हुई और उसका शरीर मानो हीटर पर रखा हो। उसकी पीठ के पीछे रखा उसका हाथ थोड़ा कांप उठा जब उसने अचानक उसकी गर्दन पर चुंबन किया। जब उसके गुलाबी नम होठों ने उसकी त्वचा को छुआ तो वह सिहर उठा और यह एहसास बहुत कामुक और अलग था। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात उसकी आंखों में दिख रही थी। उसने उसकी आंखों में ऐसा भाव पहले कभी नहीं देखा था। इस वक्त तो वो उसे कोई और ही लग रही थी। हालांकि उसने उसके साथ कभी ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी ये पहली बार था कि उसने उसकी आंखों में इस तरह की चमक देखी थी। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अचानक उसके एडम एप्पल को चूमा और जब उसने अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों को महसूस किया तो उसने अपने एडम एप्पल को हिलाना बंद कर दिया और अपनी सांस रोक ली। वह इतना घबरा गया कि उसने अपनी सांस रोक ली और अविश्वास में उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। झाओ मिंग भी आश्चर्यचकित थी जब उसने अचानक उसे चूमा, लेकिन जब उसके होंठ उसकी गर्दन को छू गए तो वह उसकी त्वचा को महसूस कर सकी जो थोड़ी खुरदरी और मर्दाना थी। वह भी अपनी हरकतों से हैरान थी। जब उसे उसके शरीर से निकलती गर्मी का एहसास हुआ तो उसे गहरा सदमा लगा और वह अचानक बिस्तर से उठने के लिए उठ खड़ी हुई। जी चेंग अंडरस्को। इस प्रक्रिया में वह लगभग बिस्तर से गिर गई, लेकिन उसने उसे दोबारा पकड़ने नहीं दिया और तेजी से बिस्तर से उतर गई। जी चेंग जो घबराया हुआ था और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करने ही वाला था, उसे तब आश्चर्य हुआ जब उसने अचानक उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उतर गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वह तेजी से बिस्तर से उतर गई और उसकी ओर पीट कर ली। झाओ मिंग उतरते ही उसकी तरफ पीट करके बैठ गई क्योंकि अब उसे उसका सामना करने में शर्म आ रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी जल्दबाजी भरी हरकतों के कारण उसका चेहरा जल रहा था और जब उसे याद आया कि कैसे उसने उसके एडम एप्पल पर किस किया था तो उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी पुरुष को पहली बार गर्दन पर चूमना उसके होठों पर चूमने से कहीं अधिक साहसिक और अजीब लगता है। यदि उस समय उसने उसके होठों को चूमा होता तो कोई खास बात नहीं होती क्योंकि मूड इसके लिए बिल्कुल सही था, लेकिन उसने उसके एडम एप्पल को चूमा। गर्दन मानव शरीर का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है और इंद्रियां विशेष रूप से किसी भी कामुक कृत्य के प्रति अधिक मजबूत हो जाती हैं। जब उसने उसकी गर्दन को चूमा तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और वह छोटी सी चीज उसकी कमर के किनारे चुभ रही थी। हालांकि वह खुद उसे देख नहीं पाए, फिर भी वह अंदाजा लगा सकती थी कि वह क्या हो सकता है। इसलिए बात बढ़ने से पहले ही वह बिना उसकी तरफ देखे बिस्तर से उतर गई। अगर चीजें आगे बढ़ती और वो इसे रोक नहीं पाती, क्योंकि ये सब उन्होंने ही शुरू किया था, इसीलिए उन्होंने इसे R-रेटेड फिल्म बनने से पहले ही रोक दिया। वह यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आई थी और वह जानना चाहती थी कि वह यहाँ क्यों और कैसे आई ताकि वह अपनी दुनिया में वापस जा सके। वह ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ नफरत और पाखंडी लोग हों। हालांकि उसे लूशी जैसे कुछ लोगों की याद जरूर आएगी जिन्होंने हर वक्त उसका साथ दिया और उसकी जिद का भी साथ दिया। फेंगजू हमेशा उसका सम्मान करती थी और हमेशा वही करती थी जो वह करने को कहती थी। वे दो छोटी लड़कियां जिन्हें जी चेंग ने अपनी नौकरानी के रूप में नियुक्त किया था और वे उसके साथ बहुत प्यारी और विनम्र थीं। और आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, जी चेंग। वह झाओ मिंग की राय के आधार पर उसका आकलन नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। उसके पास झाओ मिंग की यादें भी नहीं हैं, इसलिए वह उसके लिए न तो प्यार महसूस कर सकती है और न ही नफरत। उसके पास उससे नफरत करने का कोई कारण नहीं है। जी मिंग के लिए जी चेंग ही एकमात्र ऐसा आदमी था जिसने इस महल में रहते हुए उसका सच्चा साथ दिया और उसकी देखभाल की, इसलिए वह उसे भूल ही नहीं सकती थी। जी चेंग की तरफ पीट करके वहीं जमी खड़ी उसके मन में कई बातें चल रही थीं। शर्म से लाल हो चुके अपने जलते हुए चेहरे को ठंडा करने के लिए उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा। वह अपनी हरकतों से घबरा गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जिससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसे ये भी चिंता थी कि वह ये सब जारी नहीं रख पाएगी। अगर उसने गलती से जी चेंग के लिए भावनाएं विकसित कर ली तो अपनी दुनिया में वापस लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वे अलग अलग देशों में नहीं रहते कि एक दूसरे से मिलने के लिए लंबी दूरी तय करें। यह एक अलग दुनिया और समयरेखा के बारे में है। वह 21वीं सदी की लड़की है जबकि ये दुनिया सैकड़ों साल पहले की है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अपनी मर्जी से आ जा सके।
उसे अभी भी अपने यहाँ होने का कारण ढूंढना है और अपनी दुनिया में लौटना है। ये दुनिया जितनी दिखती है उतनी सरल नहीं है। यहाँ हर चीज़ और हर कोई ऊपर से तो बहुत आलीशान है, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या, नफरत और दिखावे से भरे हैं। उसे लोगों के इस रवैये से नफरत है और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वह खुद की तरह व्यवहार नहीं कर पाती। उसे उनके साथ विनम्र होना था, उन्हें सम्मान देने का दिखावा करना था, जो वह नहीं कर सकती। वह उन लोगों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर सकती थी जिनका दिल तो काला है लेकिन ऊपर से वे सुनहरे हैं। ज़ीमिंग कभी भी वह इंसान होने का दिखावा नहीं करती जो वह नहीं है। वह अपनी बात कहती है और इस बात की परवाह नहीं करती कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी इस आदत की वजह से कई बार झगड़े हुए और इसीलिए उसे अपनी दुनिया में घमंडी कुतिया का खिताब मिला। हालांकि उसका मानना है कि मुंह पर बोलना पीठ पीछे बुराई करने से बेहतर है, लेकिन इस दुनिया में उसे अपना असली बदतमीज व्यक्तित्व छुपाना पड़ता है और ज़्यादा समझदारी से पेश आना पड़ता है और गोल गोल बातें करनी पड़ती हैं। वह अपनी बात सीधे तौर पर तो नहीं कह सकती, लेकिन उसे अपनी बातों को कई बार मीठा मीठा करना पड़ता है ताकि उसके ज़्यादा दुश्मन न बन जाएं। हालांकि उसके मीठे मीठे व्यंग्यात्मक शब्द ही लोगों को उसके खिलाफ करने के लिए काफ़ी थे। उसे इस बात की परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जब तक कि वे उसे मारने के बारे में न सोचें। वह इस दुनिया में भी नहीं मरना चाहती। अगर वह इसी दुनिया में मर भी गई तो बहुत दुख होगा। वह एक ही स्थान पर खड़ी होकर गहरी सांसें ले रही थी और अपनी दुनिया में वापस जाने पर अनेक चीज़ों और संभावनाओं के बारे में सोच रही थी। जी चेंग, जो झाओ मिंग के अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर हैरान था, बिस्तर पर बैठ गया और उसे कुछ देर तक उसी स्थान पर खड़ा देखा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो अचानक क्यों उठ खड़ी हुई, जबकि उसी ने उसे चूमा था। उसी ने उसके अंदर आग भड़काई थी और उसे आधा जला दिया था। उसने उसकी पीठ की ओर देखा और पाया कि वह अपने चेहरे पर हाथ मार रही थी और उसके चेहरे जैसे लाल कान पीछे से दिखाई दे रहे थे और उसने अनुमान लगाया कि वह शर्मिली और शर्मिंदा हो रही थी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने हल्के से उसकी गर्दन को छुआ जहां उसने अपने मुलायम आड़ू जैसे होंठों से उसे चूमा। वह भी उस कोमलता को महसूस कर सकता था जो उसने उस पल महसूस की थी। वह इतनी कोमल और नम थी कि उसके स्पर्श से उसका पूरा शरीर सिहर उठता था। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे पीछे से और उसकी नासमझ हरकतों को देखता रहा। वह काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, कुछ सोचती रही और तरह तरह के हाथ के इशारे करती रही। उसकी नासमझ हरकतें देखकर वह हल्के से हंस पड़ा। वह कब से इतनी प्यारी और मूर्ख हो गई। उसे इस तरह देखकर ऐसा लगता है जैसे वह 10 साल की झाओ मिंग को देख रहा हो जिसे उसने पहली बार देखा हो। उसकी चमकीली मुस्कुराती आंखें उसे इस ठंडे महल में गर्माहट का एहसास करा रही थीं। वह छोटी थी और बगीचे में अपने नन्हे हाथों से रंग बिरंगी तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। बहुत समय हो गया था जब उसने उसे बिना किसी रोक टोक के इतना खुलकर व्यवहार करते देखा था। झाओ मिंग, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बस मुझे तुमसे सुलह करने और हमारे रिश्ते को बचाने का एक आखिरी मौका दो। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं जब उसे पिछली सारी घटनाएं और उस दर्द की याद आई जो उसने सहा था। उसके पास समय को पीछे ले जाकर उन सभी गलतियों को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है जो उसने पहले की थी। अब वह बस इतना कर सकता है कि उसे फिर से निराश न करे। वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और उसे वह प्यार और देखभाल देना चाहता है जिसकी वह हकदार है। अध्याय 253। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन विश्वास की कमी थी। जिन विला ज़ीमिंग ने पूरा हफ्ता आराम और नींद में बिताया। लिवेई ने उसे पूरे हफ्ते कुछ भी करने नहीं दिया। पहले कुछ दिनों तक वह उसके साथ घर पर रहा और उसकी देखभाल करता रहा। वह एक मिनट के लिए भी उसके पास से नहीं हटा। ज़ीमिंग को अजीब सा लगने लगा क्योंकि वो दिन भर उसके साथ चिपका रहता था। कभी कभी वो निराश हो जाती थी क्योंकि वो उसे कुछ भी करने नहीं देता था और दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े बोरियत महसूस करती थी। काफ़ी कठिनाई के बाद उसने अंततः उसे कार्यालय जाने के लिए राजी कर लिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह ठीक है और आराम करेगी तथा कुछ नहीं करेगी। उसे यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था कि वह ठीक है। उसे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी और जब डॉक्टर ने कहा कि वह खुद चल सकती है लेकिन उसे सावधानी बरतनी होगी और एक हफ्ते तक ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, तब लिवेई काम पर जाने के लिए तैयार हुई। अन्यथा वह पूरे सप्ताह घर पर ही रहता और उसे जहाँ चाहे वहाँ ले जाने में मदद करता। जितने दिन वह घर पर रहता उसे हमेशा शौचालय या जहाँ भी वह चाहती गोद में उठाकर ले जाता। वह उसे ज़मीन पर पैर रखने भी नहीं देता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका संक्रमण गंभीर न हो जाए। वह नहीं चाहता था कि उसे और चोट पहुंचे, बल्कि वह उसे लाड़ प्यार करना चाहता था और एक राजकुमारी की तरह उसकी देखभाल करना चाहता था। उसे लगता था कि वह कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया है जिसे किसी भी कीमत पर बचाना जरूरी है। पब फ्यूचर एड्स। इन दिनों वे दोनों बिस्तर पर एक साथ सोते थे लेकिन वह उसे छूता नहीं था और खुद को नियंत्रित करता था क्योंकि वह जानता था कि वह बीमार है और वह हद से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वह उसे फिर से चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पिछले कुछ दिनों में उनके रिश्ते में काफ़ी सुधार आया है। अब ज़ीमिंग को उसके साथ सोते हुए असहजता महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में उनके रिश्ते में काफ़ी सुधार आया है और वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए हैं। वह अपने कमरे में सोफे पर बैठी अंग्रेजी की किताब पलट रही थी। लिवी के ऑफिस में आने के बाद वह उसके स्टडी रूम में गई और पढ़ने के लिए कुछ अंग्रेजी की किताबें ढूंढने लगी। असली ज़ीमिंग ने विदेश में पढ़ाई की है और अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जिसमें वह बहुत धारा प्रवाह और स्थिर थी। हालांकि झाओ मिंग इस अजीब भाषा से अनजान थी, लेकिन उसे इसे गहराई से सीखना होगा ताकि लोग उस पर शक न करें। इसके अलावा उसके पास ज़ीमिंग की यादें हैं और जब उसने भाषा सीखने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया तो उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। जब उसने पुस्तक उठाई तो उसे महसूस हुआ कि इसमें कई चीज़ें परिचित लग रही थीं और किसी कारणवश वह इसे अच्छी तरह से अपना सकती है। आजकल वो इसका इस्तेमाल अंग्रेजी सीखने में कर रही है ताकि लोगों को उस पर शक न हो।
क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो बहुत आम हो गई है और अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगी तो लोग उस पर शक करेंगे। वह शनिवार था और उसे सोमवार को अस्पताल जाना था क्योंकि डॉक्टर ने उसे काम पर लौटने से पहले जांच कराने को कहा था। घटना के बाद उसने तांग नियान को पूरी बात बताई थी। लीवेई ने उससे कहा था कि वह उसे सब कुछ समझा दे क्योंकि अगर भविष्य में कोई समस्या हुई तो तांग नियान को ही सब संभालना होगा। जब तांग नियान ने यह सुना तो वह ये जानकर स्तब्ध रह गई कि किसी ने ग्लोबल वर्ल्ड के सामने उसका अपहरण कर लिया है। वह घबरा गई, लेकिन जीमिंग ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है और उसे बस आराम करने की ज़रूरत है। जीमिंग ने उसे कैसे बचाया गया ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वह उसे पूरी जानकारी दे देती तो उसके लिए लीवेई की पहचान छिपाना मुश्किल हो जाता। तांग नियान सब समझ गई और उसे आराम करने और किसी और चीज़ के बारे में न सोचने को कहा। उसे अगले हफ्ते होने वाली वर्कशॉप के बारे में पता था और उसने कहा कि वह देखेगी कि वह क्या कर सकती है। जीमिंग अंग्रेजी व्याकरण की किताब पढ़कर ऊब गई, इसलिए उसने अंग्रेजी फैशन पत्रिका चुनी। पत्रिका के कवर पेज पर जियान यान की एक तस्वीर है। उसे उसकी याद तब आई जब वह उससे मिसेज वू के साथ मॉल में मिली थी। वह उसका बेटा था और ग्लोबल वर्ल्ड में पहली बार मिलने पर उसे सीरियल किलर मान लिया था। फोटो में उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था, सिर्फ काली पतलून पहनी हुई थी और उनकी नंगी त्वचा उनके सिक्स पैक एब्स दिखा रही थी। उनका शरीर पूरी तरह से टोन था और उनकी सेक्सी बॉडी को दिखा रहा था। हालांकि उसने पहले कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था, पर वह बहुत सुंदर भी था। दरअसल अपनी उम्र के अभिनेताओं में वह सबसे सुंदर और आकर्षक पुरुष था। लेकिन जी मिंग के लिए लीवेई के सामने अब भी उसके आकर्षण और आकर्षण की कमी थी। उसके लिए कोई भी उसके और उसके आकर्षण की बराबरी नहीं कर सकता था। उसने बिना कुछ सोचे समझे पत्रिका को पलट दिया और उसमें फैशन संबंधी लेख देखने लगी। जीमिंग की विशेषज्ञता फैशन में थी, इसलिए वह नवीनतम फैशन रुझानों से अवगत होने की कोशिश कर रही थी और रोजाना फैशन पत्रिकाएं पढ़ रही थी। वह समझ चुकी है कि अगर उसे इस दुनिया में रहना है तो उसे यहाँ के चलन और जीमिंग की जीवन शैली से खुद को अवगत कराना होगा। उसे लगा कि यह उसकी नई जिंदगी है और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। उसे खुशी है कि उसे इस दुनिया में आने और उस दौर को देखने का मौका मिला जहां महिलाएं खुलकर काम कर सकती हैं, खासकर मनोरंजन उद्योग में। पिछले जीवन में महिलाओं को वस्तु समझा जाता था और जो महिलाएं नृत्य करके तथा मनोरंजन गतिविधियों में संलग्न होकर अपनी आजीविका चलाती थी उनके साथ वेश्या जैसा व्यवहार किया जाता था। ये बहुत दुख की बात थी कि नृत्य और संगीत जैसी कलाओं को निम्न और सस्ता माना जाता था, इसलिए कुलीन परिवारों की महिलाओं को केवल कविता और शास्त्रीय संगीत सीखने की अनुमति थी। उन्हें शास्त्रीय संगीत और कविता के अलावा गाने या नृत्य करने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें नया और सम्मानजनक माना जाता था। हालांकि झाओ मिंग ने कभी कविता और शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा है और जब भी वह अपने पिता के साथ दूर स्थानों पर जाती थी तो वे रास्ते में गीत गाना पसंद करते थे और गीत दिल को छू लेने वाले होते थे और शास्त्रीय संगीत के विपरीत उन्हें कोई भी गा सकता था। लेकिन जब वह महल में दाखिल हुई तो उसे दोनों के बीच का फर्क समझ आया। एक दिन वेन शू ने उसे महल में मिलने आए अपने दोस्तों के सामने एक शास्त्रीय गीत गाने के लिए कहा। हालांकि उसे यह गाना आता नहीं था। जियाओली ने शुरुआत की और क्लासिक गीत गाया और सभी ने उसकी अच्छी परवरिश और नेक होने की तारीफ की, जबकि झाओ मिंग को निकम्मी और तुच्छ महारानी का खिताब दिया गया। उस समय जीचेंग गांव से बाहर थे और साम्राज्यों के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंधों को सुझाने के लिए पास के देश में गए थे। अब जब वह सोचती है तो वेंजू और शियाओली हमेशा उसके खिलाफ व्यवहार करते थे जब भी जीचेंग महल में नहीं होता था, और जब वह महल में होता था तो वेंजू कभी भी उसके सामने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी और जियाओली उसके सामने बेहद प्यारी और परवाह करने वाली बन जाती है। पहले तो उसे हमेशा यही लगता था कि उसी ने उसे चोट पहुंचाई है या नजरअंदाज किया है, लेकिन उसे इस दुनिया में आए हुए कई दिन हो गए हैं। जब वह सपने में अपने पिछले जीवन में वापस गई और जीचेंग के चेहरे पर भाव देखे तो वह चौंक गई क्योंकि वे ऐसे भाव थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। उस घटना के बाद वह हमेशा सोचती रही कि क्या वह उसका सपना था, भ्रम था या फिर वह अतीत में चली गई थी और उसके हाव भाव देख लिए थे। उसे आज भी उसकी नज़रें और जिस तरह से वह उसे देखता था याद है। उसकी नज़रें कोमल और अपराधबोध से भरी थीं। जब भी उसे उसका चेहरा याद आता उसका दिल दुखने लगता। जब भी वह अपने पिछले जीवन के बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि उसके और जीचेंग के बीच कई समस्याएं थीं। वह जीचेंग को कभी भी अपने साथ न खड़े होने के लिए पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकती क्योंकि उसने भी कई गलतियां की थीं। उसकी ओर से सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने कभी उसे नहीं बताया कि वेंजू उसकी पीठ पीछे उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। जब भी वह युद्ध या दूर देश से लौटता तो उससे पूछता कि क्या उसे महल में असहजता महसूस हो रही थी या महल के जीवन में ढलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी। हालांकि वह कभी अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बताती थी और खुद को मजबूत और स्वस्थ दिखाती रहती थी। इस दुनिया में आने के बाद से उसे अपने व्यवहार पर सोचने का बहुत समय मिला है। उसे कमज़ोर होना पसंद नहीं है और उसने अपनी मुश्किलें कभी किसी से साझा नहीं की। उसे डर था कि वह उसे महारानी डोवगर के साथ शांतिपूर्वक न रहने के लिए दोषी ठहराएगा और उससे नफरत करेगा। ऐसा लगता है कि उनके टूटे रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन वेंजू या शियाओली नहीं थे, बल्कि उनके बीच संवाद और विश्वास की कमी थी। यदि दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने दिल खोल दिए होते तो उन्हें अपने रिश्ते का इतना दर्दनाक अंत नहीं देखना पड़ता। जीमिंग ने पत्रिका देखी और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं। वह हमेशा जीचेंग पर उसके साथ अच्छा व्यवहार न करने और उसकी जिंदगी नर्क बनाने का आरोप लगाती रही है। अध्याय 254 अतीत में है। झाओ मिंग हमेशा यही सोचती थी कि उसकी जिंदगी को नरक बनाने में वेंजू और शियाओली का ही हाथ है। लेकिन जब से वो इस दुनिया में आई है उसे एहसास हुआ कि ये उसकी भी गलती थी। वो महारानी थी, फिर भी उसने जियाओली और वेंजू को अपने आत्मसम्मान पर कुठाराघात करने दिया। वह जवाबी कार्रवाई कर सकती थी और यदि उसने स्थिति से अलग तरीके से निपटा होता तो शायद परिणाम अलग होता। कभी कभी कई बातें समय के साथ ही समझ आती हैं।
वह अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वह इस दुनिया में क्यों आए है। वह केवल इतना जानती है कि वह तालाब में गिर गई थी और अपने शरीर को हिला नहीं सकी क्योंकि उसका शरीर पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था और वह डूबने से बचने के लिए खुद को हिला नहीं सकी। वह तैरना जानती थी, फिर भी पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। इसलिए उसे शक था कि कहीं उसे जहर तो नहीं दिया गया, जिससे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया और वह पलटवार करके ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर सकी। किसी कारणवश वह अपने पिछले जीवन और अपनी गलतियों या उन चीज़ों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाती जो वह कर सकती थी, जिससे उसे पछतावा होता है। चूंकि उसकी शादी जी परिवार में हुई थी, वह बहुत विनम्र थी और कभी भी अपनी राय या महारानी के रूप में अपनी स्थिति नहीं दिखाती थी। महारानी के रूप में वह बहुत कमज़ोर थीं, लेकिन उनकी कमज़ोरी के पीछे सामाजिक बाधा ही थी जो उन्हें अपनी बात कहने से रोक रही थी और उन्हें हीन महसूस करा रही थी। वह एक सैनिक डॉक्टर की बेटी थी जो खुद भी एक सैनिक था। उसके पिता की पुराने सम्राट से जान पहचान हो गई और उन्होंने उसे जी चेंग के साथ सिंहासन पर बिठा दिया। वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि वह एक निम्न पृष्ठभूमि से आई है, जिसके कारण वह महल के नियमों और शिष्टाचार के प्रति भयभीत और विनम्र है। हालांकि उसने सभी कठिन परिस्थितियों को सहन करने की कोशिश की क्योंकि वह जी चेंग से प्यार करती थी और उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी और उसकी पत्नी के रूप में वह उसकी प्यारी और देखभाल करने वाली पत्नी बनना चाहती थी। क्योंकि उस जमाने में औरतों को यही सिखाया जाता था। औरत की जिंदगी का एक ही मकसद होता है, अपने पति को खुश और संतुष्ट रखना। औरत को एक पत्नी, बहू, माँ और बहन तीनों ही भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, लेकिन वो अपनी पहचान बनाए रखना भूल जाती हैं। इन रिश्तों को निभाते समय आने वाले दबाव और जिम्मेदारियों के कारण वे अपनी पहचान, अपना जीवन भूल जाते हैं। इस दुनिया में उन्हें जो बात सबसे ज्यादा पसंद थी वह ये थी कि यहाँ की महिलाएं स्वतंत्र रहना और अपने लिए काम करना पसंद करती हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से आपको अपनी कीमत का एहसास होता है। एक समय था जब वह जी चेंग से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसकी प्यारी और कर्तव्यनिष्ठ पत्नी बनना चाहती थी। उस समय उसे सारा अपमान सिर्फ इसलिए सहना पड़ा क्योंकि वह हमेशा यही सोचती थी कि वह उसके साथ रहने के लायक नहीं है और इस महल की नहीं है। इसीलिए उसने बिना कुछ कहे सारा अपमान सहा और सारी मुश्किलें अकेले ही झेलीं। हालांकि अब उसे जो एहसास हो रहा था वह पहले से अलग था। अब उसे अपने पिछले जीवन पर पछतावा और दुख हो रहा है कि उसने उन लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जिन्होंने उसे कभी इंसान ही नहीं समझा। जी चेंग के प्रति जो प्रेम वह महसूस करती थी वह अब कम हो गया है और वह महसूस कर सकती है कि उसका दिल लीवेई की ओर बढ़ रहा है। वह भी अपने हृदय परिवर्तन से हैरान थी। उसे कभी कभी जी चेंग के प्रति अपनी भावनाओं पर संदेह होता था कि क्या वे सच्ची थीं या नहीं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों के दिल इतनी आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, कम से कम उसके मामले में तो ऐसा ही हुआ। अब वह लीवेई के प्यार में और भी ज्यादा दीवानी होती जा रही थी। और ऐसा कैसे न होता, लीवेई हमेशा उसे प्राथमिकता देता है और उनके बीच की गलतफहमियां भी सुलझ गई हैं। अब वह अपनी दुनिया में वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती और जिंदगी भर लीवेई के साथ रहना चाहती है। वह नहीं जानती कि यह स्वार्थ है या कुछ और, लेकिन वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहती है। जब ये विचार उसके मन में आ रहे थे तो वह हतप्रभ होकर पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। उसे पता नहीं क्यों, पर वह अपनी दोनों जिंदगियों की तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाती। शायद इसलिए कि वह इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी थी, पर वह खुश थी कि वह इस दुनिया में आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी कि अचानक एक साया पीछे से धीरे धीरे आता दिखाई दिया। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी ऊपर से एक लंबी, मर्दाना परछाई ने उसे ढक लिया। ऊपर से एक आदमी की परछाई देखकर वह चौंक गई। उसने ऊपर देखा और लगभग चीखी पड़ी कि लीवेई ने उसे बूश चिल्लाकर डरा दिया। वह बुरी तरह डर गई और उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया तथा अविश्वास से उसे घूरने लगी। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया, वह उस पर चिल्लाई और डर के मारे उसे घूरने लगी। उसने उसे लगभग दिल का दौरा ही डाल दिया था। वह अभी भी पिछली घटना के सदमे से उबर ही रही थी और वह उसके साथ मजाक कर रहा था। और जब वह अचानक उसे डराने के लिए उसके पास आया तो उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। इससे वह और भी ज्यादा चौंक गई और डर गई। उसकी डरी हुई अभिव्यक्ति देखकर लीवेई हंस पड़ा। पहले तो उसने उसे डराने की कोई योजना नहीं बनाई थी। आज उसकी लंच मीटिंग थी और वह मीटिंग से घर वापस आ गया। वह उसे याद कर रहा था और यह भी चिंतित था कि वह घर पर अकेली बोर हो जाएगी और कहीं जा भी नहीं पाएगी। इन दिनों वह पहले की तरह ओवरटाइम नहीं करता और अधिकतर समय पहले से जल्दी घर आ जाता है। जब वह विला में दाखिल हुआ तो उसने यूमेई से पूछा जो रसोई कर्मचारियों से रात का खाना तैयार करने के लिए कह रही थी। शाम के करीब 4 बजे जब वह वापस आया तो उसने यूमेई को लिविंग रूम में रसोई के एक कर्मचारी को निर्देश देते हुए देखा। उसने उससे जी मिंग के बारे में पूछा और उसने बताया कि वह अपने कमरे में है और चाय पी रही है। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। तो उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और पीछे से उसे देखा। मधुमेह से सदा के लिए छुटकारा चाहिए, सोने से पहले करें ये काम। अ मिलियनेयर फ्रॉम लखनऊ शोज हाउ शी अर्न्स 1,440,000 रुपीज़ पर वीक। वह देख सकता था कि वह चाय पी रही थी और कोई पत्रिका पढ़ रही थी। लेकिन जब उसने धीमी आवाज़ में उसे पुकारा तो वह अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। फिर उसने उसके साथ एक मजाक करने की सोची। वह डर के मारे उसका लाल चेहरा देखना चाहता था और यही हुआ। जब वह उस पर चिल्लाया तो डर के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें बड़ी हो गई थीं। उसके हाव भाव यादगार और मज़ेदार थे। वह उसकी तस्वीर लेना भूल गया, वरना वह उस तस्वीर को प्रिंट करके अपने बटुए में रख लेता। इस तरह उसे हमेशा याद रहेगा कि घर पर एक पागल लड़की उसका इंतजार कर रही है। जी मिंग चौंक गई क्योंकि उसने उसे डरा दिया था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। लीवेई ने उसका लाल चेहरा देखा और थोड़ा दोषी महसूस किया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना डर जाएगी कि अपनी सीट से उछल पड़ेगी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने सुरक्षा की दृष्टि से अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटे और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। उसने उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाते हुए एक बच्चे की तरह उसे समझाया। जब उसने उसे अपनी बाहों में खींचकर शांत होने के लिए फुसलाया तो उसे भी एक बिगड़ी हुई बच्ची जैसा महसूस हुआ। अनजाने में उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके गोल मटोल गालों पर गड्ढे पड़ गए। उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था क्योंकि जब वह डरती थी तो वह हंसता था। अब जब उसने उसे इस तरह गले लगाया तो उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने कंधे पर हल्के से मुक्का मारा और अपना सिर उसकी बाहों में और भी गहराई से दबा लिया और शिकायत की, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे अभी दिल का दौरा पड़ने वाला था। ऐसा दोबारा मत करना। लिवेई ने देखा कि उसकी बेटी एक छोटी बच्ची की तरह व्यवहार कर रही है जिसे उसकी सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत है। वह देख सकता था कि वह पहले से ज़्यादा खुल गई है। अब वह अपना गुस्सा और भावनाएं प्रदर्शित कर रही थी और साथ ही गले लगाने की उसकी पहल को भी अस्वीकार नहीं कर रही थी। इस छोटी सी अवधि में उनका रिश्ता और भी विकसित और परिपक्व हो गया है। मुश्किल समय में वे ज़्यादा अभिव्यंजक और समझदार बन जाते हैं। इस एक हफ्ते में जीमिंग को अपनी प्राथमिकताओं का एहसास हुआ और उसे एहसास हुआ कि वह उससे कितना प्यार करती है। उसने देखा कि वह कई बार सो नहीं पाता था क्योंकि वह बार बार उसका तापमान जांचता रहता था क्योंकि उसे कई बार संक्रमण या दवाओं की वजह से बुखार हो जाता था। हालांकि डॉक्टर ने उसे बताया है कि ऐसा कभी कभी होता है और बुखार ज़्यादा गंभीर नहीं होता। जब संक्रमण ठीक होने में समय लगता है तो बुखार आता जाता रहता है। वह दवाइयाँ ले रही थी और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण बुखार होता है। लेकिन लिवेई रात में कभी भी चैन से नहीं सोता था और बार बार उसका तापमान जांचता रहता था जिससे उसका दिल छू जाता था और उसे उसकी ईमानदारी का एहसास होता था। अब वह सचमुच अपनी पिछली जिंदगी से पूरी तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी क्योंकि उसने उसे अतीत मान लिया था और अब वह उसे भूल नहीं सकती थी। उसका अतीत अतीत में है लेकिन अब उसे अपने भविष्य की ओर देखने की जरूरत है। अध्याय 255 मुझे सुंदर लड़के पसंद हैं। आलिंगन से अलग होने के बाद जीमिंग सोफे पर बैठ गई जबकि लिवेई उसके विपरीत बैठ गया। वह उसके लिए भी चाय परोस रही थी। तभी उसने उसकी आवाज़ सुनी, तुम पहले क्या पढ़ रहे थे कि इतने हतप्रभ हो गए? तुम्हें मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ और तुम ऐसे चौंक गए। वह हंस पड़ा क्योंकि उसे उसका अजीब चेहरा याद आ गया था। जीमिंग ने अपने होंठ भींच लिए और उसे घूरते हुए चुप रहने की चेतावनी दी। जिस तरह से उसने उसे चौंकाया था उसे सोचकर ही वह चिढ़ गई और उसकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ी। लिवेई ने उसकी चेतावनी समझ ली और अपना मुंह बंद कर लिया। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश में अपने होंठ भींच लिए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इतनी प्यारी थी कि उसे भूलना मुश्किल था। उसने वह पत्रिका देखी जो पहले ज़मीन पर गिरी थी जब उसने उसे चौंकाया था। उसने आंखें मूंद लीं और धीरे से वह पत्रिका उठाई जो पहले गिरी हुई थी। उसने पत्रिका को हाथ में पकड़ लिया और उस पर छपी कवर तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तभी उसकी नज़र जीमिंग पर पड़ी जो चाय की चुस्कियां लेते हुए मिश्रण तैयार कर रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी सवालिया निगाहों को देखा। जीमिंग अंडरस्को। उसका ठंडा और दबंग भाव देखकर वह चौंक गई। अभी अभी वह हंस रहा था और लोटपोट हो रहा था, अचानक उसका आभामंडल दबंग और ठंडा हो गया। उसने अपनी गहरी काली पलकें झपकाईं और मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? चाय नहीं पियोगे? उसने नज़रों से उसके सामने रखी चाय की ओर इशारा किया। उसने सोचा कि उसे चाय नहीं चाहिए, इसलिए वह रहस्यमयी व्यवहार कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मूड इतना बदल क्यों गया है। लिवेई ने कठोर भाव से उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, जीमिंग, मेरे प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दो। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन यह उसके खराब मूड को दर्शाने के लिए पर्याप्त थी। जीमिंग उसका सवाल सुनकर हैरान रह गई। उसके अचानक गंभीर हाव भाव उसे बेचैन कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछना चाहता था। उसने असमंजस में आंखें झपकाईं और हल्के से सिर हिलाया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लिवेई की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने आंखें झपकाईं और गाल फुलाकर सिर हिलाया तो उसे वह प्यारी लगी। उसके गुलाबी होंठ इतने आकर्षक और मनमोहक लग रहे थे कि वह उन्हें खा जाना चाहता था। उसने उसे तुरंत चूमने की अपनी इच्छा पर काबू पाया और गला साफ करते हुए सख्ती से पूछा, तुम पहले पत्रिका को क्यों देख रही थी? क्या तुम्हें सुंदर पुरुष इतने पसंद हैं? सवाल पूछते ही उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। ये पुरुषों की फैशन पत्रिका थी। पत्रिका में सभी पुरुष अपने शरीर या अपने आकर्षण का प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्य कवर पर जियान यान की तस्वीर लगी थी जिसमें वह अर्धनग्न था क्योंकि उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था और केवल काले रंग की पतलून पहनी हुई थी। उस तस्वीर में उसका आकर्षण और कामुकता साफ झलक रही थी। उसे परेशानी इस बात से थी कि पत्रिका की ज़्यादातर तस्वीरें उसी से भरी थीं और जीमिंग उसे पढ़ते हुए इतनी खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं था। इससे उसे थोड़ा गुस्सा और जलन हुई। उसे लगा कि वह ईर्ष्यालु किस्म का इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से ईर्ष्या करने की छोटी मोटी कोशिश करेगा। उसे उस पर शक नहीं है, बस वह नहीं चाहता कि वह किसी दूसरे आदमी के शरीर को देखे। वो खुद बहुत खूबसूरत था और शहर का सबसे कम उम्र का सीईओ था। लड़कियां उसके साथ समय बिताने के लिए तड़प रही थीं, जबकि उसकी अपनी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ समय बिता रही थी। उसे अपने अभिमान पर ठेस पहुंची। वह चाहता था कि जब वह दूसरे मर्दों को देखने में व्यस्त हो तो वह उसे देखे। जीमिंग उसका सवाल सुनकर उलझन में पड़ गई। उसने असमंजस से उसकी तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसने उसकी आंखों में देखा और सीधे कहा, हाँ, मुझे सुंदर लड़के पसंद हैं। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। लिवेई अंडरस्को। लिवेई उसकी हाँ सुनकर अवाक रह गया। अगर उसे सुंदर पुरुष पसंद हैं तो वह इतनी सीधी बात कैसे कह सकती है? वह हैरान था क्योंकि उसके पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं था।
वह गुस्से में था पर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे इस बात पर दुख हुआ कि उसे दूसरे मर्द का शरीर देखना तो पसंद है पर कभी सीधे उसकी तरफ नहीं देखती। उसके हाव भाव उलझे हुए थे और उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसे अविश्वास से उसे घूरने पर मजबूर कर दिया। बेशक मुझे सुंदर पुरुष पसंद हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उसने चाय उठाते हुए कहा, क्योंकि वह ठंडी हो सकती थी। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और अविश्वास से उसे घूरने लगा। उसे उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह आंखों से मुस्कुरा रहा था और उससे पूछ रहा था, क्या मैं सुंदर हूँ? वह एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था जिसे प्रशंसा और ध्यान की आवश्यकता है। जीमिंग उसे खुद तारीफ मानते देख अवाक रह गई। उसे पता ही नहीं चला कि ये आदमी कब से इतना बचकाना हो गया। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि यह वही व्यक्ति है जो व्यापार जगत पर राज करता है और हर कोई उसके मजबूत और मर्दाना आभा से डरता है। यह आदमी उसके सामने पूरी तरह बदल गया। वह इतना बेशर्म हो गया था कि सीधे तारीफ मांगने लगा। वह उसकी हरकतों पर हंसना चाहती थी लेकिन हंसी रोकने के लिए उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने कुछ नहीं कहा और सहमति में सिर हिला दिया। मधुमेह से सदा के लिए छुटकारा चाहिए। सोने से पहले करें ये काम। अ मिलियनेयर फ्रॉम लखनऊ शोज हाउ शी अर्न्स 1,440,000 रुपीज पर वीक। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वह बहुत खूबसूरत था। उसकी बॉडी परफेक्ट है, हालांकि उसे वर्कआउट के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता और वह हमेशा ऑफिस का काम करता रहता है। उसका चेहरा मानो किसी कलाकृति का नमूना था। उसकी गहरी जबड़े की रेखा, लंबी नाक और भरे हुए और नम होंठ किसी कला से कम नहीं थे। जब उसने उससे पूछा कि क्या वह सुंदर है तो वह इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह सुंदर है और इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। हालांकि वह ये शब्द उसके मुंह पर नहीं कह सकती थी। जब उसने हाँ में सिर हिलाया तो लिवेई की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जब उसने अचानक उसे हैंडसम कहा तो उसका दिल पिघल गया। उसे महसूस हुआ कि वह उसके सामने एक बच्चे की तरह बन रहा है जो उसकी स्वीकृति और ध्यान चाहता है। इस समय तो वह लगभग भूल ही गया था कि उसने वह सवाल क्यों पूछा था। लेकिन जब उसने नीचे देखा और अपने हाथ में पत्रिका देखी तो उसे वह सवाल पूछने का कारण याद आ गया। उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी बेचैनी सी छा गई, लेकिन पहले जैसा अंधेरा नहीं था। उसने ऊपर देखा और सीधे पूछा, तुम पहले इस पत्रिका को इतने ध्यान से क्यों देख रही थी? इस पत्रिका में पुरुषों को देखते हुए तुम्हें मेरे अस्तित्व का एहसास भी नहीं हुआ? उसने झुंझलाकर शिकायत की। जीमिंग ने पत्रिका की ओर देखा और समझ गई कि वह अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। ये सुनकर वह हंसना चाहती थी लेकिन हंस नहीं सकी क्योंकि वह उसे गलत नज़रों से देख रहा था। वह उस पत्रिका को पढ़ रही थी लेकिन उस समय उसका ध्यान भटक गया और वह कई चीज़ों के बारे में सोचने लगी और वह बस उस पत्रिका को पकड़े रही। असल में उसने पत्रिका पढ़ी ही नहीं, बस पन्ने पलटते हुए उसे हाथ में लिया। लेकिन इस आदमी ने इसे गंभीरता से ले लिया और अब इसी वजह से उससे सवाल कर रहा है। उसने उसकी ओर देखा और मन ही मन तस्क कहा, इस आदमी से ईर्ष्या करना कितना आसान है। वह समझ नहीं पा रही थी कि सिर्फ इसलिए कि वह पत्रिका देख रही थी उसे ईर्ष्या कैसे हो सकती है। उसने अपना गला साफ किया और कहा, मैं बस मज़े के लिए वह पत्रिका पढ़ रही थी, और जब तुम पीछे से आए तो मैं उसे पढ़ नहीं रही थी। मैं बस कुछ सोचते हुए पन्ने पलट रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारे आने का आभास हो गया। उसने बिना अपनी बात घुमाए सीधे कहा। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और उसके हाव भाव देखे। वह समझ गया कि वह सच बोल रही थी। हालांकि वह जानता था कि वह आसानी से किसी में दिलचस्पी लेने वाली नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ी जलन हुई जब उसने उसे किसी और मर्द की तस्वीरें देखते हुए देखा, वो भी ऐसे मर्द की जो उसे पसंद करता था। उसने एक दिन मॉल में जियान यान से मुलाकात के दौरान यह महसूस किया कि उसके मन में उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। इसी वजह से वह उसे पसंद नहीं करता था। और अब जब उसने उस पत्रिका में अपनी अर्धनग्न तस्वीर देखी जो वह पढ़ रही थी तो उसे गुस्सा और जलन हुई। बहरहाल जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने उसे सख्ती से देखा, लेकिन तुम सिर्फ इसी वजह से मुझसे इस तरह कैसे सवाल कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी औरत हूं जो किसी भी मर्द पर फिदा हो जाऊं? अब जब वह इस बारे में सोचती है तो उसे थोड़ी झुंझलाहट होती है। वह उससे ऐसे सवाल कर रहा था जैसे उसे उस पर विश्वास ही न हो। अध्याय 256, क्या वह कोई चुंबन पागल है? लिवेई घबरा गया जब उसने अचानक उस पर पलटवार किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे इस तरह पलटकर सवाल करेगी। वह उसकी सख्त निगाहें देखकर हैरान रह गया और उसके होंठ सूख गए। अब स्थिति बदल गई है और अब प्रभुत्वशाली पार्टी बदल गई है। अब उसके सवालों के जवाब देने का समय आ गया था। उसने अपने सूखे होंठ चाटे और झिझकते हुए कहा, मुझे तुम पर शक नहीं था। मुझे तो बस लग रहा था कि तुम्हें पत्रिका में ये लड़के मुझसे ज़्यादा हैंडसम लगे होंगे। मुझे थोड़ी जलन हो रही है, इसलिए तुमसे पूछा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी। उसके चेहरे पर ठंडे भाव देखकर वह चिंतित हो रहा था। उसे लगा कि वह नाराज हो जाएगी क्योंकि उसने उससे इस तरह के सवाल पूछे थे और वह सोचेगी कि वह उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि अगर यह पिछली जीमिंग होती तो वह ये सवाल पूछने के लिए उससे लड़ना शुरू कर देती। वह अपने चरित्र पर सवाल उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हालांकि वह उसके हाई स्कूल के दिनों के उस आघात से अनजान था जिससे वह गुजरी थी, इसलिए वह हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देती थी। ये वो एहसास था जो उसने अपने दिल में छुपा रखा था। वो वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी नहीं। वह इसी वजह से नाराज़ रहती थी और इस तरह के विषयों पर हमेशा संवेदनशील हो जाती थी। लेकिन यही उसकी असुरक्षा का मुख्य कारण भी था। उसके पिता का उसकी माँ के प्रति व्यवहार उसे पति पत्नी के रिश्ते के प्रति सशंकित और संदिग्ध बनाता था और उसे हमेशा लगता था कि पुरुषों को बहकाना आसान होता है। इसीलिए उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे और इसकी मुख्य वजह शिनई थी। लेकिन जब से वह कोमा से बाहर आई है, उसके हालातों से निपटने का तरीका काफ़ी बदल गया है।
वह उस पर ज्यादा विश्वास करने लगी है और उसका गुस्सा भी कुछ हद तक कम हो गया है। वह उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। उसे चिंता थी कि कहीं वह उससे नाराज ना हो जाए, जबकि जीमिंग को उसके विनम्र व्यवहार को देखकर अपनी मुस्कान को रोकने में मुश्किल हो रही थी। जब उसने झिझकते हुए उसके प्रश्न का उत्तर दिया और अपना पक्ष समझाने की कोशिश की तो उसे वह बहुत प्यारा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिवेई इतना प्यारा हो सकता है। उसने पहले कभी किसी पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति इतना विनम्र नहीं देखा था। शायद उसे यह गुण अपने पिता से मिला है। वह पिता जिन द्वारा माता जिन के साथ किए गए व्यवहार को सोचकर मुस्कुराए। जिन हवेली में उसने देखा है कि कैसे पिता जिन माता जिन को जो चाहे करने देते हैं और वह हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बाहरी दुनिया के लिए वह एक मजबूत और डरावना आदमी था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने वह एक प्यार करने वाला पति बन गया जो अपनी पत्नी और परिवार से बहुत प्यार करता है। जिन परिवार के पुरुषों के दो व्यक्तित्व हैं, दुनिया के सामने वे ठंडे और दूर रहने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि अपने परिवार के सामने वे कोमल हृदय और बहुत स्नेही व्यक्ति होते हैं। वह खुश थी कि उसे ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला। उसे अपने आखिरी समय में वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी, लेकिन लगता है कि इस दुनिया में उसे जिंदगी और देखभाल की कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि उसे कभी कभी बुरा लगता था कि यह सारा प्यार उसके लिए नहीं था, यह असली जीमिंग के लिए था। उसने उसकी ओर देखा और अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपने होंठ भींच लिए और बोली, क्या तुम्हें मेरे चरित्र पर इस तरह सवाल उठाने में बुरा लग रहा है? उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा। लिवेई उसके सवाल से हैरान तो हुआ, लेकिन आखिरकार उसने उसकी बात पर सिर हिला दिया। उसे चिंता थी कि कहीं वह नाराज न हो जाए और तनाव में न आ जाए। डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी है कि उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जीमिंग ने उसकी स्वीकृति पर अपनी बाहें चढ़ा लीं। उसका विनम्र व्यवहार देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने अपने भावों को नर्म नहीं किया। उसने उससे दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तुम ये गलती दोहराओगे? उसने गंभीरता से उससे पूछा। यद्यपि उसका चेहरा ऊपर से ठंडा था, परंतु अंदर ही अंदर वह हंसी के कारण जमीन पर लौट रही थी। अपनी हंसी रोके हुए उसे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था। इस वक्त लिवेई इतना प्यारा लग रहा था कि उसका मन कर रहा था कि उसके गालों पर चुटकी काट लूं। लिवेई ने उसे एक विकृत भाव से देखा और हल्के से सिर हिलाया। डांट खाकर उसका सिर नीचे झुका हुआ था। जीमिंग को उसके हाव भाव देखकर बुरा लगा। उसे लगा कि उसने शरारत में हद कर दी है। वह भी उसके साथ वैसे ही खेल रही थी जैसे उसने कुछ देर पहले उसे डराया था, लेकिन लगता है कि वह इस मामले में गंभीर हो गया है क्योंकि उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि उसने उसकी गंभीर बातों को दिल पर ले लिया। जीमिंग सोच रही थी कि उसे यह नाटक छोड़ देना चाहिए या नहीं। इस समय उसने उसकी आवाज़ सुनी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें दूसरे मर्दों की तरफ देखने की इजाज़त नहीं है। ये शब्द कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी थी। अगर तुम्हें सुंदर पुरुष पसंद हैं तो तुम केवल मुझे देख सकती हो। अगर तुम्हें अर्धनग्न पुरुष देखना पसंद है तो मैं घर पर शर्ट नहीं पहनूंगी और तुम मुझे जितना चाहो देख और छू सकती हो। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। मैं जीवन भर आपकी सेवा करके बहुत खुश रहूंगा, उसने ये शब्द सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहे। जीमिंग उसके साहसिक शब्द सुनकर आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गई। जब वह उसके साथ सख्ती से पेश आने के कारण बुरा महसूस कर रही थी और उसके उदास चेहरे के कारण उसे चूमना चाहती थी, उसी समय इस आदमी ने ऐसे शब्द कहे जिससे वह और अधिक नाराज हो गई। यह आदमी उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। उसे लगा कि वह बहुत बेरहम हो रही है और उसे बुरा लग रहा है कि उसने पहले उससे इस तरह सवाल किए थे। उसके उदास चेहरे देखकर उसे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसके बेशर्म शब्दों ने उसे सब कुछ भुला दिया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो खूबसूरत मर्दों की दीवानी हो। और उसका क्या मतलब है कि वो घर पर शर्ट नहीं पहनेगा और अर्धनंगा घूमेगा? क्या वह सोचता था कि वह कोई पागल औरत है जो अर्धनग्न पुरुषों से प्यार करती है? वह एक सुंदर और मासूम महिला थी जो बहुत रूढ़िवादी थी, लेकिन उसके शब्दों से वह जंगली और साहसी लगती थी। उसने अपनी चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। जब बात बेशर्मी की आती है तो यह आदमी उसे कभी निराश नहीं करता। उसने उपहास किया और अपनी पैनी निगाहों से उसकी ओर देखा। तो तुम अर्धनग्न होकर घूमना चाहते हो और अपना नग्न शरीर दूसरों को भी दिखाना चाहते हो? क्योंकि हमारे घर में और भी कई औरतें काम करती हैं। उसने भौहें चढ़ाते हुए उससे पूछा। अगर ऐसा है तो मुझे भी दूसरे मर्दों को अपना शरीर दिखाना चाहिए, क्योंकि पति और स्त्री बराबर होने चाहिए, है ना? उसने सख्त लहजे में पूछा। उसका धैर्य जवाब दे गया और वह देखना चाहती थी कि वह कितना बेशर्म हो सकता है। लिवेई के हाव भाव तब बिगड़ गए जब उसने कहा कि वह अपना शरीर दूसरे मर्दों को दिखाएगी। हालांकि उसने ये शब्द व्यंग्य में कहे थे, लेकिन उसने उसकी बातों को गंभीरता से ले लिया और बस उसकी कल्पना से ही उसका शरीर गुस्से से जलने लगा। उसे इस बात से नफरत थी कि दूसरे लोग उसके खूबसूरत सफ़ेद बदन को देखते हैं। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरे मर्द उसकी औरत को देखें। उसने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह उसके पास गया और पीछे से उसका सिर पकड़ लिया और उसके आड़ू जैसे मोटे होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। ये चुंबन भावुक था और उसके क्रोध और हताशा को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। जीमिंग हैरान रह गई जब उसने उसके मजाक को गंभीरता से लिया और अचानक उसे चूमना शुरू कर दिया। वह उलझन में थी कि उसे अपनी हताशा चूमकर दिखाने में इतनी क्यों रुचि है। क्या वो कोई चुंबन का दीवाना है? बोलने की बजाय उसे अपने गुस्से को अपनी हरकतों से दिखाना अच्छा लगता है। अध्याय 257। उसने यातना अपने ऊपर ले ली है। जीमिंग अपनी बात पूरी करते हुए लिवेई को घूर रही थी। उसकी बाहें ऐसे उठी हुई थीं मानो वह उसे उकसा रही हो। उसे लगा कि वह किसी तरह के दिमागी खेल में फंस गई है और यह खेल तय करेगा कि उनके रिश्ते में अंतिम फैसला किसका होगा। वह नाराज या क्रोधित नहीं थी, बल्कि वह उसके साहसिक और बेशर्म बयान से शर्मिंदा थी, जिसके कारण उसने जिद्दी होकर जवाब दिया।
लेकिन जब उसने आखिरी वार करते हुए कहा कि वह भी उसके नक्शे कदम पर चलेगी और दूसरे मर्दों को अपना शरीर दिखाएगी, उस समय उसे लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वह ये शब्द कहने वाली नहीं थी, लेकिन अनजाने में उसने गलत शब्द चुन लिए और कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि उसके मुंह से शब्द निकल चुके थे, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी और कठोर भाव से उसे देखती रही। उसने सीधे उसकी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वह दोषी महसूस कर रही थी और उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। हालांकि उसने उसके चारों ओर के अंधेरे और उदास माहौल को देखा और तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने अनजाने में अपने सूखे होंठ चाटे, मानो किसी लड़ाई की तैयारी कर रही हो। उसके हाव भाव देखकर उसे ग्लानि हुई और उसने माफी मांगने के लिए अपना मुंह थोड़ा सा खोला, लेकिन अचानक उसके सामने बैठा आदमी अपनी सीट से उठ गया। उसने उनके बीच की छोटी सी दूरी को पाट दिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ के पीछे रख दिया और अपना सिर नीचे करके उसके आड़ू जैसे मोटे होंठों से अपने होंठ चिपका लिए। जीमिंग उस समय हैरान और आश्चर्यचकित रह गई जब वह अचानक उसके पास आया और उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे जवाब देने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं और अविश्वास से उसे देख रही थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी बिना किसी वजह के उसे चूम लेगा। अभी 1 मिनट पहले ही तो दोनों में बहस हो रही थी और अब बात हाथापाई में बदल गई है। उसने महसूस किया कि वह उस पर क्रोधित था, क्योंकि चुंबन कोमल नहीं था बल्कि तीव्र और भावुक था। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना सारा गुस्सा और हताशा उस चुंबन में उड़ेल दी हो। एक लंबे चुंबन के बाद जब वह सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसने चुंबन से अलग होने के लिए संघर्ष किया और उसे छोड़ने के लिए उसने उसके कंधे पर हल्के से मारा। उसने देखा कि उसकी सांस फूल रही थी, इसलिए उसने उसके होंठों को अलग करने से पहले उसे सजा देने के लिए उसके निचले होंठ को काट लिया, लेकिन वह वहां से नहीं हटा। जब उसने उसके होंठ काटे तो जीमिंग दर्द से कराह उठी। शश। जब उसने उसके होंठ काटे तो उसने तिरछी नजरों से उसे घूरा और भौहें सिकुड़ी। हालांकि उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसे गुस्सा आया क्योंकि उसने उसे काट लिया। तुम इसके लायक हो, उसने उसके होठों के पास धीमी और कर्कश आवाज में कहा। उसने उसकी भयंकर निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपना माथा उससे सटा दिया। वे दोनों ऑक्सीजन पाने की कोशिश में जोर जोर से हाँफ रहे थे। लिवेई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया ताकि वह उसके बराबर में आ सके, जबकि वह बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ रखा था और उसके होंठों को नहीं छोड़ा था, जबकि उनके होंठ एक दूसरे को हल्के से छू रहे थे। वे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें उनके चेहरों पर महसूस हो रही थीं। लिवेई ने अपनी आंखें नीची करके उसके चेरी जैसे सूजे हुए होंठ देखे, जो इतने आकर्षक लग रहे थे कि वह उन्हें पूरा खा जाना चाहता था। हफ्ता लगभग खत्म हो गया है और उसका संक्रमण भी ठीक हो गया है। अभी उसे सिर्फ आराम दिया जा रहा है और सोमवार को अस्पताल जाने पर डॉक्टर से उसे फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है। उसकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन लिवेई उसके बारे में चिंतित था। पिछले सप्ताह वह उसकी सेहत को लेकर इतना चिंतित था कि उसने 1 सप्ताह तक उसे छुआ तक नहीं और उसे चूमा भी नहीं। वह चिंतित था कि यह उसे इतना उत्तेजित कर देगा कि वह वापस नहीं लौट सकेगा। हालांकि इस समय वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका और हताश होकर उसे चूम लिया, क्योंकि वह चाहता था कि वह चुप हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे दंडित करने के बजाय उसने खुद पर अत्याचार सह लिया है। जब उसने उसकी हताशा को चूमना शुरू किया तो उसका गुस्सा जुनून में बदल गया, जिसने उसे उत्तेजित कर दिया और अब वह केवल उसका लाल चेहरा देख सकता था, जो इतना प्यारा था कि वह अपनी राह पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि वह अभी भी जल्दबाजी नहीं कर सकता। वह अभी भी थोड़ी कमजोर थी और उन्हें अभी तक डॉक्टर की इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए वे आगे कुछ नहीं कर सकते थे। स्थिति के बारे में सोचते हुए वह दर्द से कराह उठा, क्योंकि वह अपनी उत्तेजना को महसूस कर सकता था जिससे उसे कठिनाई हो रही थी। जीमिंग की आंखें खुल गईं जब उसने देखा कि वह उसके होठों पर घुरघुरा रहा है। वह उसके चेहरे पर दर्द देख सकती थी। उनके चेहरे एक दूसरे के बगल में थे और उनके होंठ एक दूसरे को छू रहे थे, इसलिए उसने नीचे देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी नीचे की और उसकी पैंट के नीचे के उभार को देखा। उभार देखकर उसका चेहरा लाल हो गया और वह उसकी घुरघुराहट के पीछे का मतलब समझ गई। इस समय उसके कान चेरी की तरह लाल हो गए, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा, क्योंकि वह एक ही समय में शर्मिंदा और घबराई हुई थी। उसने उसकी बंद आंखों को देखा और महसूस किया कि पिछले हफ्ते उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए कितनी जद्दोजहद की है। वे साथ सोए, लेकिन पूरे हफ्ते उसने उसे गलत तरीके से छुआ तक नहीं। उसे अभी अभी कठोर शब्द बोलने का बुरा लगा और उसके चेहरे के भाव देखकर उसका दिल नर्म हो गया और उसे कुछ हिम्मत भी मिली। उनके होंठ एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए इस बार उसने बस अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसे चुंबन का जवाब दिया। लिवेई, जिसकी आंखें बंद थीं और जो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, उससे अलग नहीं हुआ था और अपना गुस्सा दिखाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर जलता हुआ जुनून उसे और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने लगा था। उसने इस उत्तेजना को रोकने के लिए अपने दांत भींच लिए और जैसे ही वह अलग होने वाला था, उसने अचानक उसे खींच लिया और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट ली, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो गई। जब उसने अनाड़ीपन से उसके चुंबन का जवाब देने की कोशिश की तो वह अवाक रह गया और उसने अपनी बाहों में उस छोटी लोमड़ी को देखा जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उसे नेतृत्व करने दिया, क्योंकि जब वह नेतृत्व कर रही थी तो उन्हें अच्छा और प्रसन्नता महसूस हो रही थी। लेकिन जाहिर है वह उसके जितनी अच्छी नहीं थी। जब वह थक गई तो उसने अपने होंठ हटाने चाहे, लेकिन लिवेई ने अचानक उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके सिर को पीछे से धकेलते हुए चुंबन को और गहरा कर दिया। वह उसके मुंह के अंदर चला गया और उसकी जीभ के साथ खेलकर उसके मुंह की मिठास का स्वाद चखने लगी। वह उसके मुंह से चाय का स्वाद ले सकता था और यह अब तक की सबसे मीठी चाय थी। वह जिंदगी भर ऐसी ही चाय का स्वाद लेना चाहता है। भावुक चुंबन के बाद जब वे अंततः अलग हुए तो जीमिंग का चेहरा लाल हो गया था और उसके गुलाबी होंठ सूज गए थे, जो अधिक आकर्षक लग रहे थे। लिवेई, जो थोड़ा सा हाँफ रहा था, उसके सूजे हुए चेहरे को देखकर गर्व महसूस कर रहा था।
उसके होंठ और भी भरे हुए और लाल दिख रहे थे, जिससे वह और भी आकर्षक और सुंदर लग रहा था। उसने देखा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा लाल हो गया है। उसने लिपस्टिक नहीं लगाई थी, इसलिए लिपस्टिक का कोई निशान नहीं है, लेकिन चुंबन की वजह से उसके होंठ गहरे गुलाबी हो गए हैं और सूज गए हैं। जीमिंग को उसकी तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी। उसने अपने थोड़े सूजे हुए होंठ भींच लिए और शर्मिंदा महसूस किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका तर्क शारीरिक झड़प में बदल जाएगा, और यह शारीरिक रूप से हिंसक लड़ाई या कुछ और नहीं था, बल्कि यह एक भावुक चुंबन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक चुंबन से लड़ाई और बहस को शांत किया जा सकता है। ये बहस और लड़ाई को खत्म करने का सबसे आसान तरीका था, लेकिन किसी वजह से उसका तरीका काम कर गया। किस करते हुए दोनों अपनी बहस भूल गए और बस अपनी खोई हुई समझ के अनुसार करने लगे। अध्याय 258, मैं वहां जाऊंगा। चुंबन के बाद जब वे अलग हुए तो लिवेई जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था और उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने उसके शर्मीले व्यवहार और जिस तरह से वह उससे नजरें मिलाने से बच रही थी, उसे देखा। वह बहुत खुश था कि उसने चुंबन की शुरुआत की और यह मधुर और अच्छा था। लगभग एक हफ्ता हो गया था जब उन्होंने चुंबन किया था और इतने लंबे इंतजार के बाद वह इससे संतुष्ट था। अब उसे पहले हुई उनकी बहस की भी परवाह नहीं है, क्योंकि उसे दूसरों से ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे तो उसे सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं, लेकिन वह इस लड़की को अपनी बाहों में लेकर उसे जोर से चूम सकता है। वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे एक ऐसी लड़की मिली जो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दिलचस्प भी थी। उसे पहले कभी अंदाजा भी नहीं था कि चुंबन इतना नशीला और मीठा हो सकता है। वह जिंदगी भर कुंवारा रहा और उसने पहले कभी किसी लड़की के साथ अंतरंग संबंध नहीं बनाए, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह इन बेकार चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि जिस दिन से उसने उसे पहली बार चूमा था, तब से वह उसे चूमे बिना चैन से नहीं रह पाता था। उसके रसीले गुलाबी होंठ हमेशा उसे बुलाते थे, मानो चाहते हों कि वह उन्हें खा जाए। उसके लिए अपनी भावनाओं और एहसासों पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वह न सिर्फ उसे चूमना चाहता है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से पहले उन्हें डॉक्टर की अनुमति की आवश्यकता थी, क्योंकि वह वर्तमान में दवाएं ले रही थी और उसे अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए पोषण की आवश्यकता थी। डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह की जोरदार गतिविधि करने से सख्त मना किया है और कम से कम कुछ समय तक कुछ भी न करने को कहा है। डॉक्टर समझ गए हैं कि उनका इशारा किस ओर था। लिवेई ने शर्मीली जीमिंग को देखा और उसे अपनी ओर देखने के लिए कहना चाहा। उसी समय उसका फ़ोन बज उठा। उसने कॉफ़ी टेबल पर रखे फ़ोन की तरफ देखा। इससे पहले कि जीमिंग उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा पाती, लिवेई ने तेज़ी से फ़ोन उसे दे दिया। जीमिंग ने स्क्रीन पर नंबर देखा और वह तांग नियान था। उसने फ़ोन पर राइट स्वाइप करने से पहले एक पल के लिए लिवेई की ओर देखा। हेलो। जीमिंग ने सोफे पर ठीक से बैठते हुए फ़ोन उठाया। उसे फ़ोन पर व्यस्त देखकर लिवेई अपने कपड़े लेने अलमारी की तरफ चला गया, क्योंकि उसे नहाना था। पिछले हफ्ते उसने अपना सामान कमरे से यहाँ शिफ्ट किया था। उसे कमरा बदलने और उसके कमरे में सोने में कोई आपत्ति नहीं है। वह बस यही चाहता है कि वे जहाँ भी रहें, साथ रहें। जीमिंग को इस कमरे में सोने की आदत थी, इसलिए वह उसे अपने कमरे में स्थानांतरित करके असहज महसूस नहीं कराना चाहता था। हालांकि उसका कमरा इससे बड़ा और विशाल था, लेकिन जब तक वह उसके पास है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसे वह एहसास बहुत अच्छा लगता है जब वह उसे अपनी बाहों में जागते हुए देखता है। पिछले हफ्ते जब वह उसे सुबह सुबह अपनी बाहों में लिपटा हुआ देखता है, तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे अपनी बाहों में लेकर वह खुद को संपूर्ण महसूस करता था। जब भी वह सुबह उठती थी, उसकी जैद जैसी सफ़ेद त्वचा सूरज की रोशनी में चमक उठती थी। उसकी धुंधली आंखें उसे दीवाना बना देती थीं और पाने की चाहत जगाती थीं। लेकिन वह खुद पर काबू रख रहा था और सोने से पहले उसे लगभग 1000 बार भीड़ों की गिनती करनी पड़ी। यह एहसास तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उसने अपनी गर्दन पर उसकी वर्दी की सांसें महसूस की। उसकी तपती सांसें उसके शरीर के रोंगटे खड़े कर देती हैं। वह और भी ज़्यादा गर्म और उत्तेजित महसूस कर रहा था। पिछले हफ्ते में उसका आत्मसंयम काफ़ी बढ़ गया है। उसे हमेशा उसे पलटने की अपनी इच्छा पर काबू रखना पड़ता है और वह उसे तब तक जोर जोर से चूमता रहता है जब तक कि उनके शरीर एक दूसरे में उलझ न जाएं। हालांकि वह अपनी हदें जानता था और उसके सामने एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहता था। अगर उसने इस हालत में उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तो वह किसी जानवर से कम नहीं है। उसके लाल सूजे हुए होठों को देखकर उसने आह भरी और अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चला गया। जीमिंग अपना फ़ोन पकड़े हुए थी और उसकी ओर देख रही थी और उसने उसे बाथरूम में जाते हुए देखा। उसे बाथरूम में जाते देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसकी पीठ को देखने में इतनी खो गई थी कि लगभग भूल ही गई कि वह फ़ोन पर बात कर रही है। हेलो हेलो जीमिंग, क्या तुम वहाँ हो? तांग नियान की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने अपना ध्यान वापस कॉल पर लगाया और शांति से जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। नेटवर्क बहुत ख़राब था, इसलिए मैं तुम्हें सुन नहीं पाई। अब तुम बोल सकती हो, अब सब ठीक है। उसने झट से झूठ बोल दिया। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हो गई। उसका ध्यान उसकी बातों से भटक गया, लेकिन लिवेई उस समय बाथरूम में था, इसलिए उसके पास तांग नियान से शांति से बात करने का समय था। तांग नियान ने जीमिंग की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। फिर वह अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठी अपने कॉफ़ी मग से खेलते हुए बोली, जीमिंग, क्या तुम्हें याद है कि डायरेक्टर हान ने मंगलवार को कलाकारों के लिए एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें मुख्य कलाकार और महत्वपूर्ण सहायक कलाकार शामिल थे, और उनमें से एक तुम भी थीं। चूंकि आप नाटक की दूसरी मुख्य महिला हैं और आपकी भूमिका बहुत कठिन थी, इसलिए ये कार्यशाला आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तांग नियान ने चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा। जीमिंग ने उसकी बातें गंभीरता से सुनी और कुछ देर तक सोचते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह मानती है कि यह वर्कशॉप उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शूलान ने उन्हें खास तौर पर इस वर्कशॉप में आने के लिए कहा था, क्योंकि यह उनकी पहली फिल्म थी और उन्हें अभिनय का कोई अनुभव भी नहीं है।
और यह भूमिका फिल्म के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निर्देशक खान के साथ काम करना आसान नहीं है और वे ऐसे लोगों को नहीं ले सकते जो मेहनती न हो और जिनकी एक्टिंग घटिया हो। अगर उन्हें रोल मिल भी गया हो तो अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वे उन्हें कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। वह किसी को भी अपनी फिल्म बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़ीमिंग एक नौसिखिया है जिसके पास कोई अनुभव और मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है, क्योंकि वे उसकी असली पहचान मिसेस जिन के रूप में नहीं जानते। निर्देशक खान उस पर विश्वास करते हैं और वह उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। ये दुनिया में उनकी पहली फिल्म थी और वह हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। थोड़ी देर रुकने के बाद ज़ीमिंग ने कहा, आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। मैं मंगलवार को कार्यशाला में जा सकता हूँ। आप मुझे स्थान बता सकते हैं और मैं समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। तांग नियान ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इस हालत में वहाँ जाएगी, क्योंकि वह जानती है कि उसके साथ क्या हुआ था और इस घटना को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। उसने उम्मीद की थी कि वह रोएगी और कहेगी कि वह वर्कशॉप नहीं जाना चाहती क्योंकि वह कमज़ोर है और उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। और जाहिर है, अगर उसने ऐसा कहा है तो वह कुछ नहीं कर सकती थी और उसे किसी और उपाय के लिए मिस्टर हान के सहायक को बुलाना होगा। वह मुस्कुराए और बोली, तो मैं शू लैन को फ़ोन करके उससे बात कर लूँगी। मैं उससे कहूँगी कि वह तुम्हें कोई भी कठिन काम न करने दे और उसे वो काम करने दे जो शारीरिक रूप से थका देने वाले न हों। क्या ये ठीक है? ज़ीमिंग उसके चिंतित व्यवहार को देखकर मुस्कुराई। समझने के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं इस समय घायल हो गई, लेकिन मैं सोमवार को डॉक्टर से फिटनेस टेस्ट करवा लूँगी और कुछ दिनों के बाद मैं ठीक से काम शुरू कर पाऊँगी, मुझे लगता है। उसने अपने पैर की ओर देखते हुए कहा। वह खुद एक डॉक्टर थीं और अपने शरीर की हालत किसी और से बेहतर जानती थीं। उन्हें अपनी चोट ठीक होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन चून की दवा उनके लिए अनजान थी और बहुत तेज थी, इसलिए उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। उसे कुछ समय तक किसी भी कठिन गतिविधि से बचने की ज़रूरत है ताकि उसका शरीर थके नहीं और वह अच्छी तरह स्वस्थ हो सके। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम करो और तुम्हें मंगलवार को कार्यशाला के लिए निर्धारित स्थान पर जाना है। मैं ज़ियाओ याओ को जूलैन से बात करने दूंगा और तुम्हारी ज़रूरतों के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। अब आप हमारी देखभाल में हैं। हम अपने कलाकारों को अन्यायपूर्ण तरीके से कष्ट नहीं सहने देते। मैं उनसे कहूँगा कि कार्यशाला के दौरान आपको कोई भी कठिन गतिविधि न करने दें, इसलिए चिंता न करें। बस अपना ख्याल रखें। मैं तुम्हें बाद में विवरण भेज दूंगी। अब मुझे फ़ोन रखना होगा। अलविदा। तांग नियान ने अपनी स्क्रीन पर आने वाली कॉल को देखा। ज़ीमिंग ने भी बीप की आवाज़ सुनी और हल्के से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तांग नियान ने फ़ोन रख दिया और ज़ीमिंग ने बाथरूम की ओर देखा और आह भरी। अब मुख्य समस्या यह है कि वह लीवेई को इसके बारे में कैसे बताएगी। वह पहले से ही उसके प्रति इतना सुरक्षात्मक है, अगर उसे पता चला कि उसे वर्कशॉप के लिए जाना है तो वह क्या करेगा। अध्याय 259 प्यारा अभिनय। कैरेट अंडरस्कोर। ज़ीमिंग ने फ़ोन की ओर देखा और उसे कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। फिर वह खड़ी हुई और बिस्तर की ओर चली गई। उसने बाथरूम की ओर देखा और पाया कि बाथरूम से आने वाली पानी की आवाज़ बंद हो गई है, जिसका मतलब है कि लिवेई किसी भी समय बाहर आ जाएगी। उसने अपने होठों को भींच लिया और अपने दिमाग में यह विचार खंगाला कि वह उसे कार्यशाला के बारे में कैसे बताएगी और उसे वहां जाना है। वह उसके प्रति बहुत सुरक्षात्मक है और पिछले सप्ताह से उसके स्वास्थ्य और चोट के बारे में चिंतित था, और यदि वह उससे कहती है कि उसे काम पर जाना है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। वह बिस्तर के किनारे पर बैठकर उसे मनाने के तरीके सोच रही थी। जब वह बिस्तर पर बैठकर तरीकों के बारे में सोच रही थी, तभी लिवेई काले पजामा के साथ ग्रे टी शर्ट पहने हुए बाथरूम से बाहर आया। हालांकि अभी भी शाम के 5 बजे हैं और उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने सिर्फ पजामा पहनना और आराम करना चुना। उसके बाल गीले हो रहे थे और वह अपने हाथ में एक छोटा तौलिया लेकर उन्हें रगड़ रहा था। उसने अपने सामने बिस्तर पर बैठी लड़की की ओर देखा जो किसी विचार में डूबी हुई थी। उसे स्तब्ध देखकर वह उसकी बाहें ऊपर उठाता है। वह उसकी ओर बढ़ता है, तभी ज़ीमिंग मुड़कर देखती है कि वह उसके पास खड़ा है। जब वह उसकी ओर बढ़ा तो उसे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ, और जब उसने मुड़कर देखा तो वह उसके सामने खड़ा अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूर रहा था। उसने उसके चेहरे पर तनाव देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या तांग नियान ने कुछ कहा? उसने चिंतित भाव से उसके चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटाते हुए उसके कान के पीछे लगाते हुए पूछा। उसके इस इशारे से उसके कान लाल हो गए, लेकिन उसके सवाल ने उसे घबरा दिया, इसलिए वह झिझकते हुए उसे देखती रही। लिवेई ने उसकी सतर्कता देखी और उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। उसने उसका हाथ लिया और उसे अपने हाथ में रख लिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? ज़ीमिंग ने अपने होंठ भींच लिए और हिम्मत जुटाने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल दुर्घटना वाले दिन मिस्टर हान के असिस्टेंट ने मुझे फ़ोन करके आने वाले मंगलवार को फिल्म की वर्कशॉप के बारे में बताया था। लिवेई ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। उसने उससे इस वर्कशॉप के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसने सोचा था कि तांग नियान ने उन्हें मना कर दिया होगा कि वह वर्कशॉप में नहीं जाएगी। मैंने तांग नियान से उन्हें इस घटना के बारे में सूचित करने के लिए कहा था और कहा था कि मैं कार्यशाला में नहीं जा सकती। लेकिन जब उन्होंने जूलैन से बात की तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कार्यशाला वास्तव में महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे पास कोई कार्य अनुभव नहीं है, इसलिए अन्य अभिनेताओं से मिलना और उनके साथ संबंध बनाना मेरे लिए अच्छा होगा। उसने गंभीरता से कहा, मैं कुछ चीज़ें भी सीख सकती हूँ जो मुझे अभिनय में भी मदद करेंगी। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं मंगलवार को जाऊंगी। उसने धीमी आवाज़ में अपना आखिरी वाक्य कहा। ज़ीमिंग के होंठ कांप उठे जब उसने उसके उदास चेहरे देखे। उसे एहसास हुआ कि वह परेशान है। लिवेई ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन वह इस बात से नाराज था कि उसने उससे पूछे बिना ही कार्यशाला में जाने के लिए सहमति दे दी। वह उसकी चिंता में है और नहीं चाहता कि उसे फिर से चोट लगे।
उसे अभी तक डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है और उस घटना को अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। उसे चिंता क्यों ना हो, घटना कोई छोटी मोटी नहीं थी, अपहरण का मामला था जिसमें अगर वह आदमी समय पर नहीं पहुंचता तो वह लगभग बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता। तब तक वह उसकी रक्षा करने लगा था। वह जानता है कि वह उसे जिंदगी भर इस कमरे में बंद नहीं रख सकता, लेकिन वह बस यही चाहता है कि वह अपनी रक्षा करे और सुरक्षित रहे। वह उसे फिर से खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इस बार तो वह उसे लगभग खो ही चुका था। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। जीमिंग ने उसके कड़वे मूड को भांप लिया और घबराहट के मारे अपनी हथेलियों में पसीना महसूस करते हुए अपने हाथ झटक लिए। उसने फिर कोशिश की और आगे कहा, तांग नियान ने कहा है कि वह ये सुनिश्चित करेगी कि मुझे कोई शारीरिक रूप से थका देने वाला काम न दिया जाए। इसके अलावा मैं अपना ध्यान रखूंगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने सूखे होंठ चाटे और घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, उसने उसका हाथ थोड़ा हिलाया और विनती की, प्लीज मुझे जाने दो, हम। उसने प्यारी सी आवाज में नाक से पूछा। लिवी उसे इतना प्यारा और मनमोहक देखकर हैरान रह गया। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसके फूले हुए गाल जो हल्के गुलाबी थे और उसके मनमोहक गुलाबी होंठ जो मुंह बनाए हुए थे। जब वह इतना प्यारा चेहरा बना रही थी तो उसके लिए अनुरोध करना मुश्किल था। उसे इतना प्यारा और मनमोहक व्यवहार करते देख वह घबरा गया। जीमिंग ने उसकी भौहें फड़कती देखी। वह थोड़ा मुस्कुराए और फिर से नाक से आवाज में कहा, मुझे जाने दो उन्हें, कृपया। वह उसे मनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। उसने नाटकों में ये तरकीब देखी थी कि पुरुषों को प्यारी और मनमोहक महिलाएं पसंद आती हैं, खासकर जब वे नाक से आवाज निकालती हैं और प्यारा व्यवहार करती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन लिवेई पर यह तरकीब आजमाएगी, लेकिन लगता है यह उस पर काम कर रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिवेई को ऐसी चीजें पसंद आ सकती हैं, पर उसे पसंद हैं। जब वो इतनी प्यारी थी तो वो उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था। लिवी ने उसे अपनी बात मनवाने के लिए इतनी मेहनत करते देखकर आह भरी। वह जानता था कि यह वर्कशॉप उसके लिए जरूरी है, इसलिए उसे उसकी चिंता थी, लेकिन उसे इतना ऊर्जावान और उत्साहित देखकर वह खुद को मना करने से नहीं रोक सका। फिर उसने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन चोट लगने की हिम्मत मत करना। अगर तुम्हें फिर से चोट लगी तो मैं तुम्हारी बात फिर कभी नहीं सुनूंगा। और मुझे वर्कशॉप की पूरी जानकारी देना, मैं तुम्हारे लिए इसकी जांच करूंगा। तुम कोई भी कठिन काम नहीं कर सकती, ठीक है? उसने कठोर भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा। जीमिंग के चेहरे पर खुशी छा गई जब उसने उसकी बात मान ली। वह खुशी से उछल पड़ी और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और जोर से बोली, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी और काम के लिए खुद को नहीं थकाऊंगी। उसने उसे गले लगाते हुए कहा। लिवेई उसकी बचकानी हरकतें देखकर मुस्कुराया और उसकी कमर पकड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। उसके कोमल शरीर को उसने अपनी ओर खींचा और वह उसके कोमल शरीर को अपनी बाहों में पिघलता हुआ महसूस कर सकता था। उसने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखी और उसके बालों को सूंघा जो शैम्पू की तरह महक रहे थे। ये शैम्पू फूलों की खुशबू देता है, ये ताज़ा और मीठी थी। उसने उसकी मीठी और ताज़ा खुशबू में सांस ली। खाने के बाद जीमिंग ने उसे तांग नियान द्वारा भेजा गया मेल दिखाया जिसमें कार्यशाला का विवरण था। वह उंगलियां हिलाते हुए घबराहट में उसके सारे विवरण पढ़ने का इंतजार कर रही थी। उसे चिंता थी कि कहीं वह सारी बातें पढ़कर उसे वर्कशॉप जाने से मना न कर दे। उसने अपने होंठ भींच लिए क्योंकि उसने देखा कि उसका चेहरा हर मिनट और गहरा होता जा रहा था। जब शू लैन ने उसे पहले ये विवरण भेजे थे तो वह उन्हें पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि शुरू में उसकी जाने की कोई योजना नहीं थी। लेकिन अब जब उसने तांग नियान को बता दिया था कि वह जाएगी तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लिवेई उसे इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए राजी करेगा। लिवेई, उसने उसे आवाज़ दी जब वह काफ़ी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे चिंता थी कि वह उसे वर्कशॉप नहीं जाने देगा। उसकी बातें सुनकर उसने गहरी सांस ली। वह उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। अब उसे इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए सहमत होने पर पछतावा हो रहा था। अध्याय 260 मुझे तब तक चूमने दो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। जब लिवेई ने मेल ध्यान से पढ़ा तो उसकी भौहें तन गईं। कार्यशाला निंग कस्बे में होने वाली थी जो एक ग्रामीण इलाका है। ये जगह उनके शहर से लगभग 4 घंटे की दूरी पर है। उन्हें कार से जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ ट्रेन या हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं है। इलाके की सड़कें भी अच्छी तरह से नहीं बनी हैं। हालांकि ये जगह बेहद खूबसूरत और मनोरम है। यहाँ बड़े बड़े खेत और हरियाली फैली हुई है। यहाँ की हवा शहरों जैसी ताज़ी नहीं है। हालांकि उसे चिंता थी कि अगर वह वहाँ गई तो उसे बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा। लंबी यात्रा उसे थका देगी और साथ ही उसे वहीं रुकना भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे वहाँ एक रात रुकना है और बुधवार शाम तक ही लौटना है। वह उसे अपने बिना वहाँ अकेले नहीं रहने दे सकता था। जब वो बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो वो अकेली कैसे रह सकती है। और उसे एक रात उसके बिना रहना होगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? बस ये सोचकर ही वह उदास हो गया। जीमिंग को तिरछी नज़र से देखते ही उसका मुंह बिचक गया। उसे वहाँ जाने देने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। लैपटॉप बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली। मेल में कार्यशाला का समय और स्थान लिखा था। लिवेई पहले से ही यह सोचकर उदास थी कि उसे वहाँ एक रात बितानी होगी और उसे उससे दूर रहना होगा। कोमा से जागने के बाद ये पहली बार होगा कि वह उससे इतनी दूर जाएगी और उसे एक रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। जीमिंग बेसब्री से उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने उसे झुंझलाहट में लैपटॉप बंद करते देखा तो वह घबरा गई। उसके चेहरे पर भाव शून्य थे, लेकिन वह उसके आसपास के उदास माहौल को महसूस कर सकती थी। वह कुछ कहने के लिए उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उससे पहले ही उसने अचानक उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। ये देखकर वह हैरान रह गई क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे।
जब उसने अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस की तो वह थोड़ी सी हर उठी, लेकिन इससे उसकी चिंता जाहिर हो रही थी। उसका दिल पिघल गया और उसने हल्के से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। लिवेई ने उसके आश्वस्त करने वाले शब्द सुनकर राह भरी। उसके पास उसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह जाना चाहती थी और वह उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। अगर वह ऐसा करना चाहती है तो वह उसका समर्थन करेगा और हर बाधा में उसका साथ देगा। मैं इस यात्रा पर आपके साथ जाना चाहता था, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सका क्योंकि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में शामिल होना था और इसके लिए मुझे ज़िया शहर जाना था। इसलिए मैं आपको भी नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मुझे समय पर पहुंचने के लिए सुबह जल्दी निकलना होगा। मुझे माफ़ करना, लिवेई ने धीमे से पछतावे भरे स्वर में कहा। जीमिंग ने जब ये सुना तो वह चुप रही। उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह उसे विदा नहीं कर पाएगा। लिवेई के बिना वह पहली बार कहीं दूर जा रही थी। यद्यपि वह उत्साहित थी क्योंकि यह उसका नया अनुभव होगा, लेकिन वह चिंतित भी थी क्योंकि ये दुनिया अभी भी उसके लिए काफ़ी अपरिचित थी और वह उसके बिना कभी कहीं दूर नहीं गई थी। जब लिवेई ने कुछ नहीं सुना तो वह उससे अलग होने के लिए आगे बढ़ा और उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया तथा उसे कसकर गले लगा लिया। उसे भी उसे ऐसे छोड़कर जाने का बहुत बुरा लग रहा था और वो जानती थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे फिल्म की शूटिंग के लिए हफ्तों से ज़्यादा समय के लिए कहीं दूर जाना है, लेकिन ये फैसला तो उसने ले ही लिया था। वह स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनना चाहती थी ताकि उसके सामने खुद को कमतर न समझे। पिछले जन्म में हीन भावना ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से वह अपनी सास और शियाओली के सामने दब्बू व्यवहार करती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। लेकिन अब वह पहले जैसी झाओमिंग नहीं रही। घटनाओं की श्रृंखला, मृत्यु और जीवन के अनुभवों से गुजरने के बाद वह और भी मजबूत हो गई है और उसे खुद पर विश्वास होने लगा है। लिवेई ने उसकी घबराहट को महसूस किया और उसकी गर्दन पर छोटे छोटे चुंबन देकर उसे कसकर गले लगा लिया। जब उसने अचानक उसकी नंगी गर्दन को चूमना शुरू किया जिससे झंझनाहट हो रही थी तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की और उसके चेरी जैसे कान के लोब को नहीं काटा, जो शर्मिंदगी से लाल हो गया था। आह, तुम क्या कर रहे हो? वह उसकी बाहों में मचलने लगी जब उसके चुंबन तीव्र हो गए और उसने उसके कान के निचले हिस्से को काटना शुरू कर दिया तथा उसकी नंगी गर्दन पर हल्के निशान छोड़ने लगा। जिस तरह से वह उसे चूम रहा था उससे वह शर्मिंदा हो रही थी। वे बिस्तर पर बैठे थे और उन्होंने कोई कंबल भी नहीं ओढ़ा था। इसके अलावा उसने एक फूलों वाली सूती पोशाक पहनी हुई थी जो घर पर पहनने के लिए आरामदायक है। उसने अभी तक पजामा नहीं पहना था और उनके चुंबन और आलिंगन के कारण उसकी पोशाक ऊपर उठ गई थी। उसके पैर बिस्तर पर थोड़े मुड़े हुए थे और जब उसने उसे अपनी बाहों में खींचा तो उसका शरीर उसकी ओर झुक गया। उसके स्पर्श से उसका शरीर कमज़ोर हो गया और उसमें बिस्तर पर बैठे रहने की भी शक्ति नहीं बची। लिवेई ने उसके शरीर को सहारा दिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया, जबकि वह उसके ऊपर लेट गया और अपना एक हाथ उसकी पीठ के पीछे रखकर उसके मोटे होठों को चूमने लगा। जीमिंग को लगा कि बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि वे बिस्तर पर लेटे हुए थे और उसने उसे चूमना बंद कर दिया था और उसे लगा कि उसकी ड्रेस ऊपर उठ गई है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ उसे कुछ कहने ही नहीं दे रहे थे। उसने उसके निचले होंठों को धीरे से और मोहक अंदाज में काट लिया। अ मिलियनेयर फ्रॉम लखनऊ शोज हाउ शी अर्न्स 1,440,000 रुपीज़ पर वीक। मधुमेह से सदा के लिए छुटकारा चाहिए, सोने से पहले करें ये काम। लिवेई ने उसकी अनिच्छा देखी और उसके गालों पर लालिमा छा गई और अपने खुरदुरे अंगूठे से उन्हें हल्के से रगड़ा। जीमिंग को गर्माहट और शर्मिंदगी महसूस हुई। चिंता मत करो, मैं आज रात आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम मुझे तब तक चूमने दो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, क्योंकि तुम 2 दिन के लिए जा रही हो और एक रात के लिए घर नहीं आओगी। तुम्हें उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। उसने उसके होंठों पर एक बच्चे की तरह बड़बड़ाया। जीमिंग अंडरस्को, कैसा मुआवजा? और जब तक वह संतुष्ट न हो जाए उसका क्या मतलब है? उसके शब्दों के बारे में सोचते ही उसका शरीर कांप उठा। लिवेई बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि वह जानता है कि उन्हें पहले डॉक्टर से पूछना होगा कि क्या उसका शरीर इस समय इसे झेल सकता है या नहीं। लेकिन उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं और वह उसे चूमकर और अपनी बाहों में भरकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। जी मिंग का चेहरा उसके शब्दों को सुनकर लाल हो गया और इससे पहले कि वह जवाब दे पाती उसने अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी और उसके मुंह के अंदर हर हिस्से को तलाशने लगा। उसने अपनी जीभ उसकी जीभ में उलझा दी और उसकी मिठास का स्वाद चखने लगा। उसके हाथ अब उसके शरीर के किनारों पर घूम रहे थे और उसके शरीर के उभारों को महसूस कर रहे थे। जब उसके हाथ उसकी कमर के किनारे से होते हुए उसकी जांघों तक पहुंचे तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसकी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लिवेई ने चुंबन तोड़ा और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर टिका दिया और जोर जोर से सांस लेने लगा। जीमिंग को बेचैनी महसूस हुई जब उसने अपनी गर्दन पर उसकी तपती सांसें महसूस की। हालांकि लिवेई अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे चूमने से उसके शरीर में तुरंत प्रतिक्रिया होती है और वह सावधान रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसके लिए असहनीय था। जीमिंग के चेहरे के भाव तब थम से गए जब किसी चीज़ ने उसके पेट के निचले हिस्से में चुभन शुरू कर दी। उसे और भी बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि उसे उसके शरीर से निकलती गर्मी का एहसास हो रहा था और उसका छोटा भाई उसे चुभकर उसे उकसा रहा था। वह घबराहट में घुट गई और जब उसने उसकी गर्दन पर हल्की सी घुरघुराहट सुनी तो वह हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके ऊपर अकड़ रहा है। उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। वह अब इसे रोकना चाहती थी और उठना चाहती थी, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सिर टिकाकर धीमी और कर्कश आवाज में कहा, मत करो, हिलो मत, अन्यथा मैं और नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। वह उसकी कांपती आवाज में बेबसी और हताशा महसूस कर सकती थी।
उसने हिलना बंद कर दिया और हिलने से बचने के लिए अपनी सांस रोक ली। जब उसने हिलना बंद किया तो उसे अच्छा लगा, लेकिन अचानक वह हिलने लगा। इससे वह डर गई और जब उसने अपना निचला शरीर उससे रगड़ना शुरू किया तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे डांटती उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसके होठों पर लापरवाही से चुंबन करना शुरू कर दिया। वह उसे जोश से चूमने लगा और अपने शरीर को उसके शरीर से रगड़ने लगा, जिससे उसे जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिल रहा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।